हेलो गाइस। तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उन्हें बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां पर जाकर के आप इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्विज आपके रिविजन के लिए ही बनाई जा रही है ताकि आप किसी भी समय किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस का रिविजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को हर साल विश्व स्तर पर ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। सिंपल सा याद रख लो, 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाते हैं। फिर अभी किसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एसएस मुंदड़ा को। आप जानते हो एसएस मुंदड़ा आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। ये यहाँ पे एसएस का मतलब होता है सुभाष श्योरण, और इन्हीं को भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बाकी हर्ष कुमार भनवाला ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अभी दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। फिर अभी किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा गगन अरोड़ा ने। तो अभी गगन अरोड़ा को इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं गगन अरोड़ा। बाकी सुदर्शन साहू अभी धर्म पद पुरस्कार मिला था इनको। एक अर्चना सोरेन का नाम याद रखो, क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए इनको चुना गया था। और रतन लाल जी इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। फिर एक गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नाम किनके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा एक तो अरुण जेटली और एक सुषमा स्वराज। तो अभी गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है। तो इनकम टैक्स सर्किल में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसे तो अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा, जबकि अंजलि चौराहे पर एक और फ्लाईओवर बन रहा है जिसे सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। इनके अलावा रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज को आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। अरुण जेटली जी से आपको कुछ पॉइंट्स याद आते होंगे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा था, फरीदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अलावा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पॉइंट बताता हूँ, अरुण जेटली जी के नाम पे राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना भी शुरू की गई है। और सुषमा स्वराज जी से याद रख सकते हो आप, हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम रखा था इनके नाम पे। फिर है हाल ही में जारी अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे कौन सा राज्य रहा था? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है और उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा है। अमृत मतलब हो गया अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जलापूर्ति करना और शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना और हरित स्थानों में सुधार करना। फर्स्ट पे उड़ीसा, सेकंड पे रहा है चंडीगढ़ और तीसरे पे रहा है तेलंगाना। यह अमृत योजना 2015 में मोदी जी ने इसको शुरू किया था। बात उड़ीसा की है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अभी मोहम्मद रफीक। उसके अलावा आप याद रख सकते हो, अभी उड़ीसा सरकार ने किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडर्स को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया था। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था ये। और अभी उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा उड़ीसा पहल को भी शुरू किया था। एक बलराम योजना भी शुरू की थी भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। 2-3 पॉइंट आपको और बताऊं तो याद रखो आप, अभी जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। और वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला है, जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। उड़ीसा में आपको भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम मिलेगा जिसका नाम है हीराकुद डैम, महानदी के ऊपर बना है ये। तो इतना आप याद रखो उड़ीसा से। फिर अभी दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो अभी दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में एक स्मोक टावर के निर्माण के लिए आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते में 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर को
हवा को शुद्ध करने के लिए कई एयर प्यूरिफायर के साथ लगाया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपको बता दूं, अभी इसने ध्रुव चिप को डेवलप किया था, क्वारंटाइन एप्लीकेशन को डेवलप किया था और आयुष सिंक नाम से डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया था। बाकी और आईआईटीज के बारे में भी आपको बता देता हूं। चलो, आईआईटी कानपुर अभी स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स को इसने डेवलप किया था। शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस भी बनाया था इसने और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी डेवलप किया था। बाकी आईआईटी मद्रास अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया। और एचआरडी मंत्रालय, अभी तो आप जानते हो एचआरडी मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है, मतलब इसका नाम चेंज हो गया। लेकिन अब कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी किया था, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे था। और पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी डेवलप किया है इसने, जिसका नाम क्या है, मेडिकैब। आईआईटी दिल्ली क्यों न्यूज में था, एक तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की है, कोरोश्योर नाम से कोपाल 19 एप्लीकेशन डेवलप किया, प्रकृति नाम से डैशबोर्ड तैयार किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए, और एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी बनाया था। तो इन सब कारण से ये आईआईटीज अभी न्यूज में थे। फिर अभी किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। केजीसी कार्ड मतलब हो गया किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये कार्ड मुख्य रूप से आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस कार्ड पे 10 लाख का लाइफ कवर मिलेगा और आर्म्ड फोर्सेस के जवान इस कार्ड का इस्तेमाल कृषि कार्य से जुड़ी जरूरतों के लिए फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे। बाकी फेम पे अभी आपको याद होगा, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था नाबालिगों के लिए, टीनेजर्स के लिए। उसके अलावा एक्सिस बैंक ने अभी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा AXAA इसको लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया था, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था। एचडीएफसी की बात कर लेंगे। एचडीएफसी मतलब क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1994 में स्थापना हुई। और इसके आप जानते हो नए बन गए एमडी सीईओ, क्या नाम है, शशिधर जगदीशन, ये नाम आपको याद रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। कुछ और पॉइंट्स बताऊं आपको क्या एचडीएफसी से, तो सुनो। इसने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था, एक समर ट्रीट्स अभियान भी इसने शुरू किया था और सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको रीअपॉइंट किया गया, क्या नाम है उनका, केजाद भरूचा। एक जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की है। तो इतने पॉइंट्स आपको एचडीएफसी से याद रखने हैं जो भी करंट अफेयर्स में थे। फिर है भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया, तो आंसर होगा सार्थक। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है सार्थक, इसको लॉन्च किया गया है। इसे किसने बनाया, गोवा शिप यार्ड ने स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन किया, इसको बनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर है, तो आंसर होगा दिल्ली। तो प्योरली डायमंड्स के अनुसार हो ची मिन्ह ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है जो कि दुनिया में किराए पर घर लेने के मामले में सबसे सस्ता शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि न्यूयॉर्क दुनिया में किराए के लिए सबसे महंगा शहर है, जबकि हमारी जो कैपिटल है दिल्ली वो दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता शहर है किराए से घर लेने के मामले में। दिल्ली के बाद आता है चेन्नई। फिर अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये तो आप सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। धोनी के बारे में आपको बता दूं, ये पहले ही 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और ये दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपने कप्तानी में टीम को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई है, 2007 में, 2011 में और 2013 में। अच्छा बताओ ये आईपीएल में किस टीम के कप्तान हैं, चेन्नई सुपर किंग के। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी से एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो है, आप देखिएगा, सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके बन सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी से। तो अभी ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं यहां से प्रश्न आपके बन जाए एक आध एग्जाम में। तो आप रिस्क मत लेना, उस वीडियो को देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फिर हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है,
तो आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया है और इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रहा और तीसरे नंबर पे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर कौन है? नजमा हेपतुल्ला है और ये गवर्नर हैं किस राज्य की? मणिपुर की। फिर अभी केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में टॉप पे रहा कौन? पंजाब। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन कौन सा राज्य कितना अच्छा कर पा रहा है उस हिसाब से रैंकिंग जारी की है और उसमें पंजाब टॉप पे रहा है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनी थी कौन? विनी महाजन, ये आप याद रखना। फिर गो एयर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आंसर होगा कौशिक खोना को। तो गो एयर इन्होंने कौशिक खोना को अपना नया CEO नियुक्त किया है। अच्छा, ये किनका स्थान लेंगे? विनय दुबे का। बाकी विनी महाजन मैंने आपको बताया पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने और कार्मेन रेनहार्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है वर्ल्ड बैंक की। गो एयर का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। फिर अभी राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लस्सी। लस्सी ये राधा भाटिया के द्वारा लिखी गई बुक है जिसने 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता है। राधा भाटिया ये अपनी इस किताब के जरिए आज के युवाओं को, आज के यूथ को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती है। कुछ और बुक्स के बारे में जान लो। उर्जित पटेल ने कौन सी बुक लिखी है? RBI के पूर्व गवर्नर हैं ये तो, और इन्होंने बुक लिखी है अभी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर अभी किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया है। तो इसमें मॉडर्न टेक्निक के उपयोग से डॉल्फिन और उसके जलीय निवास स्थान का संरक्षण शामिल है। तो इसमें मॉडर्न टेक्निक के उपयोग से डॉल्फिन और उसके जलीय निवास स्थान का संरक्षण किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन को भी शुरू करने की घोषणा की थी। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर तो आप जानते ही हो, कृषि मंत्री हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना मध्य प्रदेश है। अभी इन्होंने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं ये हमारे। चांदनी चौक दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम नाम से ही मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। प्रहलाद जोशी तो कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है। सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था इन्होंने। फिर एक किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति को। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है ये सुधा मूर्ति, जिनको अभी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और भी लोगों को पुरस्कार मिला है जिनके नामों के लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, सुधा मूर्ति से एक बुक का नाम आपको जरूर याद आता होगा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है इसी साल, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर, याद आया। बाकी राधा भाटिया अभी हमने पढ़ा है, इनकी एक बुक है लस्सी जिसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है। सोमा मोंडल ये तो सेल की अध्यक्ष बनी है और दिलीप ओमान इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। फिर एक कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अब्राहम अकॉर्ड ये इजराइल और UAE के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। तो इस समझौते के अनुसार इजराइल फलस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया है और यूनाइटेड अरब अमीरात औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता भी देगा। तो इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात पहला फारस की खाड़ी वाला देश और मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश होगा। और इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका है।
यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको यहीं मिलेगा, दुबई यूएई में। फिर एक कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वीके पॉल को। तो अभी नीति आयोग के सदस्य हैं ये डॉक्टर वीके पॉल, और इन्हीं को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्र विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाकी हर्ष कुमार भनवाला हमने पढ़ा है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। और हरदयाल प्रसाद ये पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने। फिर अभी कोरोना कविता काल ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। मिजोरम के गवर्नर हैं ये पीएस श्रीधरन पिल्लई। और अभी इनके द्वारा लिखा गया कविताओं का संग्रह है ये कोरोना कविता काल। और इसको किसने लॉन्च किया? मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। और इनकी 2 और किताबें हैं, रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीक्स द गवर्नर, जिन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा ने रिलीज किया है। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, इनकी एक बुक तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या नाम है उसका? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अभी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको लिखा है सीएवी पट्टाभी राम ने। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी अभी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है सियासत में सदस्यता, जिसे लिखा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने। फिर है ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा हरभजन सिंह। तो इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है ये ई बाइक गो, जिसने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो ई बाइक गो है ये अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड करती है। सोनू सूद अभी इन्होंने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और सौरव गांगुली जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये सुनील छेत्री के साथ मिलकर के। और मैंने आपको हमेशा बताया है एक जेएसडब्ल्यू स्टील के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, कौन? ऋषभ पंत, वो भी याद रखो। फिर अभी किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब की सरकार ने सरकारी स्कूलों के जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्मार्टफोन योजना शुरू की है। और इस योजना का पूरा नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। फिर है भारत सरकार ने कब तक 0 सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है, इन्होंने कहा है कि भारत 2030 तक 0 सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इस अभियान के लिए 7-7 हजार करोड़ रुपए भी भुगतान करेंगे। अच्छा, 2030 से आपको क्या याद आता है? भारत ने कहा है कि जितनी भी बिजली बनती है उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा 2030 तक। उसके अलावा भारतीय रेलवे अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा, विद्युतीकृत कर लेगा 2030 तक। तो इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करते हुए, एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। आप देखोगे आप क्वेश्चन तो 10 पढ़ रहे होंगे लेकिन याद आपने 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर इसी तरह से आप पढ़ते हुए चलोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और ज्यादा समय तक चीजें आपके माइंड में रिटेन रहेगी। फिर अभी किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो आंसर होगा जादवपुर विश्वविद्यालय। जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में। और इसके स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं और ये मास्क पहनने वाले व्यक्ति के आसपास किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। एक्चुअली में मास्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आसपास आने वाले किसी भी वायरस को नष्ट कर सकता है। फिर अभी किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नाम से एक अभियान को शुरू किया। तो इस अभियान में पंजाब नेशनल बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हर ग्राहक के द्वारा अपने रुपए कार्ड को चालू करने के लिए और अपने पहले लेन देन यानी कि अपने पहले ट्रांजैक्शन करने पर पंजाब नेशनल बैंक उनकी ओर से प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 रुपए की राशि को डोनेट करेगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा इसका। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बने थे एस मल्लिकार्जुन राव। फिर अभी किस संगठन ने पायलट रहित
हवाई विमान और अनमेन्ड एयर व्हीकल यानी कि ड्रोन के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। तो भारत में सबसे बड़ी रक्षा, खनन और निर्माण और रेल कोच निर्माता है ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और इसने पायलट रहित विमान और ड्रोन के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। फिर एक किसने पहली पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम ने। तो अभी पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्ट लेस पेटीएम के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जिसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल को लॉन्च किया है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। फिर अभी किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसे अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हर भारतीय को आधार कार्ड के जैसा एक आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति होगी और उपचार और परीक्षण के बारे में सभी जानकारियां होगी। इसका उद्देश्य यही है, एक राष्ट्र डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। और अभी हमने पढ़ा भी था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन और एक प्रोजेक्ट लायन को भी शुरू करने की घोषणा की है। बाकी प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है। सत्यभामा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, और बाकी इनके बारे में तो मैं आपको पीछे ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किसने एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। अभी डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है और इसे अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली में तैनात किया गया था। ये जो सिस्टम है ना, ये ड्रोन की हलचल को पकड़ सकता है और उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी तक ही जाम कर सकता है, और ये सिस्टम लेजर को यूज करके 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी नीचे ला सकता है। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई, नासा की भी 1958 में हुई है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी, और जो इसकी मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर है WHO की मुख्य वैज्ञानिक का यानी कि चीफ साइंटिस्ट का नाम क्या है, जिन्हें अभी तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं ये सौम्या स्वामीनाथन, जिनको अभी तमिलनाडु के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया? एक्चुअली में ये पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। बाकी गगन अरोड़ा CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था अभी इन्होंने। सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था, और कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता था। फिर एक किसने F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं, लेकिन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ये रेस जीत ली है। सेकंड नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे, जो कि खुद तो नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। और वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पे रहे, ये खुद फिनलैंड से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी रेस हुई है उसका मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। हमने देखा था ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स सबसे पहले हुई थी, वोल्टेरी बोटास ने उसको जीता था। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, और ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इन सबको जीता लुइस हैमिल्टन ने। एक और बीच में हुई थी F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, वो भी याद रखना। फिर है हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। किसने की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। तो इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। तो इसमें 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि सोलर एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके पीछे का जो विजन है वो ये है, द सन नेवर सेट्स, मतलब सूरज कभी अस्त नहीं होगा, क्योंकि 140 देश इससे जुड़ेंगे। तो किसी एक देश में अगर सूरज अस्त हो रहा होगा, रात हो रही होगी, तो किसी न किसी देश में तो सनराइज हो रहा होगा ना, सूरज उग रहा होगा ना, तो मतलब बिजली हमेशा बनती रहेगी, एनर्जी हमेशा बनती रहेगी। अच्छा, हमारे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? RK सिंह है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने येलो चेन केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नागालैंड ने। तो अभी नागालैंड के जो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उन्होंने राज्य की जनता को अपने स्थानों से उत्पादों या सेवाओं को प्रमोट करने के लिए येलो चेन नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और कैपिटल यहाँ की कोहिमा है। गवर्नर हैं RN रवि। आपको याद होगा नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। फिर अभी आयुष मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो इस अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य है लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना और रोगों को रोकने के लिए अलग अलग आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। मतलब ओवरऑल मकसद इसका यही है, लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक है। नॉर्थ गोवा इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर अभी भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। और किस नदी पे बना रहा है? ईजई नदी पे, और इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। और ये यूरोप में मोंटेनेग्रो में स्थित 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका वायाडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 139 मीटर है। और इसे बनाने में 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये 2022 मार्च तक बन जाएगा। अच्छा, भारतीय रेलवे से बात करेंगे। हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पूछा जाएगा तो जॉन मथाई आंसर कर देना। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। अच्छा, भारतीय रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको रिवाइज करवाऊं क्या? हर बार मैं रिवाइज कराता हूं, चलो कोई नहीं, इस बार और करवा देते हैं आपको रिवाइज। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब दो आप मेरे कि भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा? कब तक का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का विद्युतीकृत का। और अभी भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे क्षेत्र ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का भी संचालन किया था। आपको याद होगा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज। और ये कटरा रियासी को आपस में जोड़ेगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। और सबसे लंबी अभी रेलगाड़ी भी चलाई थी जिसका नाम है शेषनाग, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर, नागपुर और कोरबा के बीच में चली थी ये। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी भारत में चली थी पहली बार, पालमपुर और बोटाड के बीच में, गुजरात में ये। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है अभी, कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली स्टेशन में, 1400 मीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा याद रखना 2023 तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राजधानियों को आपस में रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ वीकली करंट अफेयर्स में अगस्त महीने के तीसरे वाले हफ्ते का हमारा पहला वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है। तो लगभग जितने भी पेंडिंग हमारे वीडियोस थे वो हमने कवर कर लिए हैं और एक आध पार्ट हमारे और बाकी है, फिर हम बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे भी, तो उम्मीद करूंगा आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे, इन वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो इसे शेयर कर दिया करो, और कम से कम अगर देखते हो पसंद आता है तो लाइक करना तो मत भूला करो। और जाओ जाकर के इनकी क्विज लगा लो, प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, तभी हमारी ये मेहनत सफल हो पाएगी। रिवीजन करते रहना, बस रिवीजन करना मत भूलना आप लोग। और एप्लीकेशन में अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखते हैं तो प्लीज क्लिक कर दिया करें, आप लोग भूल जाते हैं पता नहीं क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।